चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ओपन चैनल। ठीक है, क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल ऑफ ओपन सिस्टम। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल तब कहा जाता है जब उससे जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? यानी अगर कोई भी गिवन चैनल है, उससे अगर हम मैक्सिमम अमाउंट में डिस्चार्ज अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैनल को हम लोग बोलेंगे क्या? मोस्ट इकोनॉमिकल। यानी कि हम लोग कुछ उस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे एडजस्ट करें, उनके लेंथ को, उसके डेप्थ को या उसके विड्थ को, कि उससे हमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिले, हमें डिस्चार्ज मिले। क्लियर है? तो अ चैनल सेक्शन इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन इट कैन पास अ मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड बॉटम स्लोप। बट कंडीशन क्या है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड फॉर द सेम बॉटम स्लोप। मतलब आई की किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर आई की वैल्यू सेम है और गिवन एरिया भी सेम है, तो अगर हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करें कि उससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज मिल सके। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब क्योंकि हम ये बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन का जो स्लोप है और एज वेल एज गिवन एरिया है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा? जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर चैनल से जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यानी कि जो वो पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा जब उस चैनल से जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यही हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम कंडीशन के लिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग इस पिछले क्लास में हमने एक चेजिंग इक्वेशन देखे थे जिसमें वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? c, जो कि चेजिस कांस्टेंट होता है, रूट r इंटू आई होता है। क्लियर है? r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस होता है, और i जो होता है वो बॉटम स्लोप होता है। और आपको याद आ रहा होगा कि जब पाइप फ्लो में हम लोग पढ़े थे तो उसमें एक मैनिंग इक्वेशन भी हमने देखा था। क्लियर है? वो इसमें भी है। अब देखिए, इसमें ये इक्वेशन को डिराइव करना कभी आता नहीं है, तो हम लोग इसको डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये याद रख लिए कि ये जो मैनिंग इक्वेशन, इसमें इसके द्वारा जो वेलोसिटी दिया गया है वो होता है 1/n। जो n होता है वो रफनेस इंडेक्स होता है। ठीक है? रफनेस को बताता है, स्मूथ जो रफनेस होता है, स्मूथ रफनेस उसको बताता है। आर पता ही है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है, और आई जो होता है वो बॉटम स्लोप को बताता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, हमने क्या बोला कि डिस्चार्ज मैक्सिमम तभी होगा जब v मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशन से हमें देखें तो क्योंकि ये c कांस्टेंट है, गिवन बॉटम लेंथ के लिए i की वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब r मैक्सिमम होगा कि नहीं? देखिए, हमने अभी क्या कंक्लूजन किया कि पर्टिकुलर अगर किसी सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल तब कहेंगे जब उसके गिवन एरिया और गिवन स्लोप के लिए उसका जो डिस्चार्ज हो वो मैक्सिमम हो। तो हमने ये जानते हैं कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि हमने ये बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो जब वो कांस्टेंट है तो मतलब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगा? जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है तो अब उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला पे हम लोग आएंगे चेजिस इक्वेशन एंड मैनिंग इक्वेशन। तो उस दोनों पर्टिकुलर इक्वेशन से बाकी सब तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट ही कर दिया है, एन भी कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से देखने के बाद हमें यह मिला कि जो वी होता है वो केवल और केवल हाइड्रोलिक्स रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब जहाँ पे हाइड्रोलिक, जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे हाइड्रोलिक्स रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। यही ना कंक्लूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द चाइनीज इक्वेशन एंड मैनिंग इक्वेशन इट कैन सी दैट for a given value of slope and surface roughness
वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी मैक्सिमम इफ हाइड्रोलिक रेडियस आर विल बी मैक्सिमम। यहाँ से दिख रहा है ना भाई, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, मतलब हाइड्रोलिक रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आर की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तब तो उसके लिए डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर हम फर्दर एनालिसिस करें तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। और क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है हमारा कांस्टेंट दे दिया है, वेटेड एरिया जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो अब क्या पेरीमीटर चेंज हो रहा है, पी पेरीमीटर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू अब मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा जो पेरीमीटर है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्दर वी नो दैट द एरिया बीइंग कांस्टेंट देन हाइड्रोलिक रेडियस इज मैक्सिमम इफ वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर आर को मैक्सिमम होना है तो पी को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि कभी भी अगर ओपन चैनल में अगर हमें मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन निकलना होगा तो या तो आप हाइड्रोलिक्स रेडियस को आप मैक्सिमम करने की कोशिश करिए, या जो पेरीमीटर है उसको आप मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर पी की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो कंक्लूजन है आपको याद रखना है। हमने अभी तक क्या देखा ये देख लीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन उस सेक्शन को बोलते हैं जहाँ जिसके लिए ये कंडीशन होता है कि अगर हम गिवन स्लोप दे दें और गिवन एरिया दे दें तो उसको किस तरीके से आप उसके पेरीमीटर को एडजस्ट कर रहे हैं कि उससे हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है। यानी कि ऐसा कुछ हम लोग कंडीशन या ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें जिससे हमें अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है फॉर अ गिवन एरिया एंड फॉर द गिवन स्लोप, तो उस पर्टिकुलर चैनल के सेक्शन को हम लोग बोलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल। तो अब हमने देखा कि जो डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो क्योंकि एरिया कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बाइंडिंग इक्वेशन में हमने देखा कि जो वेलोसिटी होता है वो एक्चुअली रियल में हाइड्रोलिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोलिक रेडियस किसी सेक्शन का ज़्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग फर्दर आर को भी और फर्दर एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि आर जो होता है वो वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कांस्टेंट है तो आर को मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी को मिनिमम होना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 5 अलग अलग सेक्शन के लिए जो हमने जियोग्राफिकल पैरामीटर में आर और डी निकाले थे वही सेम चीज़ अब वो हम लोग उन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या मैक्सिमम इकोनॉमिकल कंडीशन हो रहा है अलग अलग हमारे सेक्शन के लिए। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम रेक्टेंगुलर का बात करें तो रेक्टेंगुलर का ये क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया वाई, और जो बी हो गया वो उसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू ए बाई वाई। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होगा वो वेटेड पेरीमीटर होता है, वो क्या हो जाएगा, y प्लस बी प्लस वाई, मतलब b प्लस 2y हो जाएगा। तो अब ये देखिए b प्लस 2y, तो अब ये इक्वेशन 1 में से अगर हम b की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दें तो हमें पेरीमीटर क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस 2y। मतलब ये जो इक्वेशन 2 है उसको हमने इसमें पुट कर दिया, मतलब b की वैल्यू जो a अपॉन वाई है वो हमने पुट कर दिया। तो अब p जो है वो केवल और केवल एक y के टर्म्स में आ गया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि p मिनिमम कब होगा, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, और वो कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा पेरीमीटर मिनिमम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सब फॉर P मिनिमम डिफ्रेंशिएटिंग पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ y, तो हमें क्या मिलेगा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जो एरिया हो रहा है a इक्वल टू 2y स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया, मतलब कि कंडीशन क्या दिया है कि हमारा जो पेरीमीटर है वो मिनिमम तब होगा जब एरिया जो है वो
2y² के बराबर होगा। तो ऑलरेडी हम लोग एरिया क्या जानते हैं, b इंटू वाई। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, 3 को कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलेगा कि मिनिमम पैरामीटर तब होगा जब हमारा जो विड्थ होगा उसका जो मतलब विड्थ होगा जब वो 2y के बराबर होगा। क्लियर है? मतलब हमारा पहला कंडीशन क्या निकल गया कि मोस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन उस तब होगा जब हमारा जो विड्थ होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो डेप्थ होगा वो विड्थ का हाफ होगा, ये भी बोल सकते हैं। या अगर हम r के टर्म्स में फाइंड आउट करें तो r क्या होता है, a/p। a वाली वैल्यू को सब पुट कर दीजिए और b की वैल्यू जो हमने 2y निकाला है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारा क्या निकल रहा है, r = y/2। यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हमें मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए रेडियस की वैल्यू क्या होना चाहिए, डेप्थ का हाफ होना चाहिए। तो उसी का हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है कि फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन डेप्थ ऑफ द फ्लो, जो y है, यहाँ से देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं कि y = b/2। तो डेप्थ ऑफ द फ्लो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ। पहला कंडीशन ये हो गया पेरीमीटर के में, या रेडियस जो हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन प्लीज आप लोग ना याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर है? आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को डिफाइन करिए और इन जो अलग अलग जो हमारा सेक्शन है रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर जो भी है, तो उसमें से किसी भी के बारे में भी पूछ सकता है। वैसे ज़्यादातर चांस रहता है रेक्टेंगुलर और ये ट्रायंगल के लिए पूछने का, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे जितने भी हम लोग हैं। तो ये पहला हम लोग रेक्टेंगुलर डिस्कस किए, तो इसके बारे में आप लोग ये कंडीशन याद रखिएगा कि कब, या ये डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होगा। क्लियर है? डेप्थ और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या कि डेप्थ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विड्थ का हाफ होना चाहिए, और हाइड्रोलिक रेडियस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेप्थ का हाफ होना चाहिए। ये दो कंक्लूजन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमने डिराइव किया है, तो यही डिराइव करने के लिए आ जाएगा और लास्ट में इसी तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है? तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी जो हमारे सेक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, सो हमारा रेक्टेंगुलर हो गया। अब दो सेक्शन और, इसके बाद जो पैराबोलिक है और सर्कुलर है, तो देखिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इन सेंस कि मतलब बस न्यूमेरिकल डेटा ही, बट वो जनरली आने के बहुत रेयर चांसेस है। तो अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो जहाँ से हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं और जो इजीएस्ट पार्ट है। ठीक है? और वो ऑब्वियसली सही में उससे क्वेश्चन आता नहीं है, वो बीटेक में भी इवन उसमें नहीं आता है क्वेश्चन, तो उस पर हम लोग एक बार ट्राई कर लेंगे एकदम लास्ट में। अभी बस ये दो सेक्शन को देख लेते हैं। और तो अब हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन को देखते हैं। तो देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू 2my इंटू वाई, और m क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एंगल है थीटा है, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे m को tan थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमारा एरिया my² को हम क्या लिख सकते हैं, y² इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से y = हमारा क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई मतलब रूट के अंदर में a/tan थीटा। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला भी क्या होता है, वो देखिए पिछले क्लास में हमने मतलब ऑलरेडी कर लिए हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है? तो P = आया था हमारा 2y √1 + m², और m² जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो उसका रूट लेंगे तो केवल sec थीटा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में ये y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो p को अगर इस टर्म्स में लिखेंगे तो क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, केवल और केवल थीटा जो रहेगा वो हमारा वेरिएबल रहेगा। अब यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है, तो आप अगर चाहें तो del P/del थीटा = 0, यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप दिखा के और डायरेक्टली आप क्या चाहो तो ये वाला याद कर लो। याद इन सेंस ये कर लो कि अगर मान लो यहाँ पे आप फंस जाते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ समझने वाला कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, डेरिवेशन है और उसको रीअरेंज करने वाला सब चीज़ें हैं।
तो आप मतलब कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए एग्जामिनर में अगर आप ये लिखते हैं और एक स्टेप करने के बाद मान लेते हैं कि आप याद करके भी ये वाला स्टेप लिख लेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो आपका वहाँ पे मैथ नहीं पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, वो आपके कंसेप्ट देखना चाहता है कि क्या आप रियल में सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो है इसको आप लोग घर में बैठ के लेकिन एक बार करिएगा। उससे क्या हो जाए कि एक बार हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है वो एक बार रिफ्रेश हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ और है नहीं, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर हमारा जो पी होता है वो मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या होता है, एम किसके बराबर है, टेन थीटा, तो टेन 45 कितना हो जाएगा 1। तो मतलब हमें अगर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर फाइंड आउट करना है ट्रेपोजोडल के लिए तो उसके लिए जो ये जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है? और अगर हम आर के टर्म्स में बात करें तो आर के वैल्यू ए और पी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें और एम की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 जो भी है, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आर इक्वल टू वाई अपॉन 2√y। आपको याद आ रहा होगा तो एक कंडीशन हम लोग जब उस समय डिराइव कर रहे थे तो वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ऐसा एक निकाले थे हम लोग। ठीक है? तो आपको याद क्या रखना है, ट्रेपोजोडल के लिए मैक्सिमम जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब होगा, जब हमारा ये जो थीटा है उसकी वैल्यू 45 डिग्री हो, या स्लोप जो हम लोग एम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू 1 हो, या आर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस y अपॉन 2√2 के बराबर हो। तो ये वाला टर्म्स याद कर लीजिए, ये वाला याद कर लीजिए या ये वाला याद कर लीजिए, मतलब तीनों अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन के ऊपर में फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं। पहले एरिया निकाल रहे हैं, एरिया से y की वैल्यू को, क्योंकि a कांस्टेंट है तो एक किसी वेरिएबल में ला रहे हैं, उसको p में पुट कर दे रहे हैं ताकि कोई एक वेरिएबल में रहे, डिफरेंशिएट करके 0 करके वो वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। वैसे ही छोटे से अब है ट्रेपोजोडल, उसको भी देख लेते हैं। तो उसका एरिया ऑलरेडी हमको पता है, तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, देन अगेन या तो y या तो b। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, b को y के टर्म्स में लिख ले रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अब पेरीमीटर क्या होता है हमारा, वेटेड पेरीमीटर b + 2y√1 + m²। तो अब b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा अल्टीमेटली फाइनल इक्वेशन p का आ गया, जिसमें केवल और केवल एक y वेरिएबल, बाकी m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद करेंगे तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा कि b की वैल्यू कुछ ये आया। अब b की वैल्यू एक बार आ गया तो अब देन अगेन r की वैल्यू हमें पता है। अब देखिए अब ये जो है एक बड़ा इक्वेशन के फॉर्म में आया, तो ये तो कोई कंक्लूजन दे नहीं रहा है। तो आप क्या करें, r इक्वल टू क्या होता है, a/p। तो a की वैल्यू पुट करिए, p की वैल्यू पुट करिए, और फिर यहाँ पे जो एक वेरिएबल है जो b, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा r इक्वल टू हो जाएगा क्या, y/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बार घर में प्रैक्टिस करिएगा, बस मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन बस है, और आपको एग्जामिनर कैलकुलेशन नहीं देखेगा, बस आपको देखेगा कि क्या आपको सही अप्रोच आता है कि नहीं। तो कभी भी मैक्सिमम इकोनॉमिकल सेक्शन, किसी भी सेक्शन, देखिए ज़्यादातर चांसेस है, मेरे को अगर मैं बात करूं तो 90% चांसेस है कि वो रेक्टेंगुलर पूछेगा, उससे ज़्यादा चांसेस है तो ये ट्रायंगुलर का पूछेगा, और उससे भी रेयर चांसेस है तो ट्रेपोजोडल, और बाकी वो दोनों जो है वो रेयर चांस है पूछने का। क्लियर है? अब देखिए पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस है, तो ज़्यादा अच्छा है कि, और देखिए वो ऐसा कोई अच्छा कंक्लूजन भी नहीं आता है कि जिसको कि हमें याद भी रखना है, तो वो दोनों को हम लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तीनों को इकोनॉमिकल सेक्शन में याद रखिएगा, बट मेजर फोकस रहेगा आपका कि एक एक चीज़ याद कर लीजिए, रेक्टेंगुलर का, इसका और इसका। क्लियर है? तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा जो भी इस टॉपिक में जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको जल्दी से बाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।